ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आइस से जिस रेट में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं लिक्विड में, उसी रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल आइस में जा रहे हैं, ठीक है। तो रेट सेम है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का इक्विलिब्रियम यहाँ इस्टेब्लिश है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो वाटर से आइस टू वाटर कौन सा इक्विलिब्रियम है, एट टेम्परेचर प्रेशर बताना पड़ेगा, T इक्वल टू, मान लो 100 डिग्री है तो P इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। वाटर के लिए क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये बोल सकते हो। और डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है, सेम चीज तुम्हारा डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे भी हो सकता है। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ 0.5 एटीएम, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाए, कुछ कुछ चेंज होके, सपोज मान लो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज मान लो तुम्हारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है, ऐसा जस्ट। तो ये भी तुम्हारा इस पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, इस पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से। क्या बोल रहे हो श्री, टेम्परेचर कम होगा 100 से, हाँ तो 30 इसीलिए लिखा है ना ऐसे ही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बॉइलिंग का देख लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 है, जैसे मान लो माइनस समथिंग, माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, ठीक है, ऐसा। तो मतलब बहुत सारे सेट हो सकते हैं प्रेशर टेम्परेचर के, तो इसीलिए तुमको बताना होता है किस प्रेशर पे किस टेम्परेचर पे, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम है तो तुमको बताना पड़ेगा तुम, ठीक है, प्रेशर क्या है टेम्परेचर क्या है, इस टाइप से। तो ये इस टाइप इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाटर H2O ही है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, तो कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड बन जा रहा है, ठीक है, या लिक्विड टू सॉलिड। और दोनों रेट सेम है, दोनों रेट मतलब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट सेम है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। देखो बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है, हम आगे देखेंगे, प्रेशर बढ़ाओगे, इन जनरल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं चेंज होता, बहुत थोड़ा चेंज होता है। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो कुछ, तो सारे, बहुत सारे, नॉट फॉर ऑल, ये डिपेंड करता है, ठीक है, नॉट फॉर ऑल, इन जनरल ऐसा होता है, नॉट फॉर ऑल। तो कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए बढ़ता है, कुछ कंपाउंड के लिए कम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इतना जानो, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग सॉल्यूशन में और पढ़ेंगे थोड़ा सा 12th में, ठीक है। ग्राफ ऐसा मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, मान लो इधर क्या है तुम्हारा, सॉलिड है, और इधर क्या है, लिक्विड है, ठीक है, इस टाइप से, इधर सॉलिड है, लिक्विड है। इसका मतलब क्या है, ये अगर इस इस लाइन पे हो तुम, इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे हो, या फिर इस प्रेशर इस टेम्परेचर पे हो, तो ये सब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिड टू लिक्विड में इक्विलिब्रियम है, इस लाइन के लॉन्ग हो, मतलब ये प्रेशर टेम्परेचर, अगर ये जो कर्व है इसमें बहुत सारे प्रेशर टेम्परेचर होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो अगर तुम्हारा इस स्पेशल प्रेशर या टेम्परेचर पे हो गए तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये ऐसा है, तो प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्लोप बहुत ज़्यादा है, मतलब उतना चेंज नहीं होता, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये इतना चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना चेंज नहीं होता प्रेशर के साथ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे उसका कर्व ज़्यादा फ्लैट होता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शार्प टाइप का है, ठीक है, मतलब इसका जो स्लोप है ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप से कर्व होता है। तो चेंज तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बट उतना चेंज नहीं होता है। दूसरा देख लेते हैं, लिक्विड वेपर, ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। जैसे H2O लिक्विड है, H2O वेपर, ठीक है, लिक्विड टू वेपर एट, अगर मैं 100 डिग्री बोलता हूँ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब
ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 एटीएम पे कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, 100, ठीक है, ऐसा इस टाइप से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम ऐसा समझ सकते हो कि मान लो क्लोज एक लेना पड़ेगा कहीं, लिक्विड है, ठीक है, क्लोज बॉक्स या क्लोज टाइप का वेसल ले लिया तुमने, अब हीट कर रहे हो, तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, वेपर होगा, तो वेपर वाटर में भी जा रहा है और वाटर वेपर में भी आ रहा है, ठीक है, तो दोनों रेट्स जब सेम हो जाता है, तुम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, तो ऐसा इक्विलिब्रियम होगा तो हम बोलेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, मतलब ये बॉइलिंग, ये बेसिकली इसको हम फ्रीजिंग कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग कर्व, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग कर्व, मेल्टिंग कर्व, मतलब इसमें मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इस प्रेशर पे क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, इस प्रेशर पे हम 1 एटीएम पे क्यों देखते हैं जनरल, 1 एटीएम पे क्यों देखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब 1 एटीएम नहीं होता, कुछ भी हो सकता है प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल जो है हमारा ये पढ़ते हैं, लेकिन जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, वो कब होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर कम कर दोगे तो जीरो पे भी कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, ठीक है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ के 120 तक चला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड 130 तक चला जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग पर कितना प्रेशर है, ठीक है, इस टाइप से, तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं इतना है, तो प्रेशर भी बताना जरूरी होता है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जनरल होता है, हम मेजर करते हैं, इसी वजह से हम 100 बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम 1 एटीएम पे मेजर करते हैं उसको, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सिंपल सी बात है, मैंने अभी यही चीज़ बताया तुमको, प्रेशर कुकर सोच लो बस, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका जो कर्व होगा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का, मतलब कि इधर तुम्हारा वेपर है, इधर सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कौन सा कर्व है, बॉइलिंग कर्व बोलते हैं, बॉइलिंग कर्व या फिर कंडेंसेशन कर्व, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा जो कोई ले लो, तो इस प्रेशर के करेस्पॉन्डेंस, मान लो ये इस प्रेशर, मान लो ये 1 एटीएम है, मान लो वाटर के लिए है, तो ये कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, समझ पा रहे हो ना, ये है, प्रेशर कम कर दिया तुमने, मान लो तुमने 0.5 कर दिया, तो इसके करेस्पॉन्डेंस बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, ठीक है, 2 एटीएम कर दिया सपोज, तो कुछ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप में होता है, ठीक है, बॉइलिंग कर्व ऐसा, बॉइलिंग कर्व पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट बढ़, या फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन है, ये जो लाइन है इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम आगे निकल गए, मान लो 1 एटीएम पे 100 है तो क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस लाइन पे है, 101 कर दिया तो आगे निकल गए, लाइन से आगे निकल गए, मतलब वेपर में ज्यादा पहुंच गए तुम, समझ पा रहे हो ना, कि इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन जैसे ही कोई चीज चेंज करोगे, कोई एक मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, तो इस प्रेशर तो वही है, तुम आगे आ गए, तो कर्व से अगर बाहर आ गए मतलब वेपर में आ गए तुम, समझ पा रहे हो ना, अगर केवल टेम्परेचर बढ़ाते हो प्रेशर नहीं बढ़ाते हो, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे चलते जाएंगे हॉरिजॉन्टल, आगे आ गए तुम, यहाँ पे कहीं आ जाओगे, इसका मतलब वेपर में पहुंच गए तुम, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर में पहुंच जा रहे हो, टेम्परेचर कम कर दिया है हल्का सा, कंडेंस हो गया तुरंत चीज, लिक्विड बन गया, ठीक है, इस टाइप से, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब जब यहाँ पे है तो दोनों डायरेक्शन में सेम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तब लिक्विड होगा या वेपर होगा, इस टाइप से, यहाँ पे दोनों है इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बॉइलिंग कर्व मतलब इक्विलिब्रियम है, किसके किसके बीच, लिक्विड और वेपर के बीच जब इक्विलिब्रियम होता है तो हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है प्रेशर के साथ, अभी इतना पता है, इतना आना चाहिए, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। थर्ड, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं H2O आइस है,
और H2O वेपर है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अब इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर हम देख सकते हैं, ठीक है, डेटा से देख सकते हैं, जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर कुकर इसीलिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तभी मैंने बताया था तुम लोग प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन है ना, ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और तुम्हारा जो भी पल्सेस वगैरह जो भी तुम्हारा फूड है जल्दी पक जाए, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में फूड रहेगा तो जल्दी पकेगा, समझ पा रहे हो ना। तो इसी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर कब हो सकता है, जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। खुला रहेगा तो 100 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या जा सकता है हीट करोगे तो, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है वाटर का, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं पूछूँ कितना भी तेज हीट करो, 100 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, क्योंकि उसके ज़्यादा होगा तो ये भाग जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, ठीक है। यही तो लिमिटेशंस है। तुम दाल पकाना चाह रहे हो जल्दी से, लेकिन दाल इसमें जब डाल दिया तुमने, तो अगर इसका टेम्परेचर क्या होगा, पल्स का टेम्परेचर वही होगा जो वाटर का टेम्परेचर है, और वाटर तो मैक्सिमम 100 ही जा रहा है ना, क्योंकि 100 तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उससे जैसे ही ज़्यादा होगा वो तो उड़ गया पूरा, बचा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी ओपन बर्तन में जब तुम ये चीज़ कुकिंग करते हो तो, ठीक है, जल्दी से नहीं पकता। रीज़न यही है क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम 100 ही जा सकता है, लिमिटेशंस हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब तक पूरा वाटर बॉयल नहीं हो जाएगा 100 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता नहीं, ठीक है। और अगर तुमने क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया, कुकर बना दिया, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि बाहर तो गैस निकल नहीं पा रही है वेपर, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट इसका 120 पहुंच जाए, और जो पल्स का टेम्परेचर वो भी 120 पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में है तो वो जल्दी पक जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि एकदम तुम्हारा कुकर ही फट जाए, तो इसीलिए क्या लगा देते हैं, वॉल लगा देते हैं, प्रेशर वॉल होता है कि चलो एक लिमिट की हमारा ये कहीं ऐसा ना फट जाए, तो बोलेंगे चलो 3 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा तो ये वॉल ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है, मेंटेन रखेगा प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर वॉल लगा देते हैं कहीं सेफ्टी के लिए, ठीक है। जी जी। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सिंपल सी बात। और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सॉल्ट डाल दो, कुछ कुछ भी डाल दो, सॉल्ट वगैरह डाल दो, तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। शुगर डाल दो, सॉल्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में 12th में, अभी के लिए सिंपल इतना जानो। ये हो गया हमारा। तो ये भी कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर पे होता है, ठीक है। डेटा देख सकते हो इसका भी, ग्राफ में ड्रा करूंगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। मतलब ये भी इधर सॉलिड है, इधर वेपर है, ठीक है, वेपर है, पीवी ग्राफ, ठीक है, पीटी ग्राफ, सॉरी, ठीक है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे भी जैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम है सपोज, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, सेम प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, वेपर बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है इक्विलिब्रियम, ये लाइन इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व है क्या, हम लोग तीनों में देखा हमने, कर्व क्या है, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं। तो फेज डायग्राम हम देख लेते हैं क्या है फेज डायग्राम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो उतना तुम लोग नहीं समझोगे। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के लिए, एनी सब्सटेंस का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम जो होता है क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम, ठीक है। मतलब किस टेम्परेचर पे क्या उसका प्रेशर होगा, ठीक है, वो हम बोलते हैं फेज डायग्राम। तो जैसे वाटर के लिए बोलूं, तो वाटर लिक्विड मत समझो, H2O जैसे मैं बोलता हूँ सब्सटेंस क्या है तुम्हारा, सपोज एग्जांपल H2O, तो H2O का तीनों फेज हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो वाटर का मतलब लिक्विड मत समझो, मैं बोल रहा हूँ H2O है, इसका जब तुम फेज डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस टाइप का आता है। तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये बॉइलिंग पॉइंट पड़ा था, ये फ्रीजिंग कर्व पड़ा था, ये बॉइलिंग कर्व पड़ा था, ये सब्लिमेशन कर्व, इस टाइप का होता है। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबका पीटी कर्व ऐसा आता है। मतलब क्या होगा कि ये तुम्हारा बॉइलिंग कर्व है, बॉइलिंग देखना है तो यहाँ देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। सब्लिमेशन देखना है इसके अकॉर्डिंग ऐसा। तो डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर पे ये लिक्विड जोन होता है, ये सॉलिड जोन होता है, और ये वेपर जोन होता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे अगर मान लो मान लो तुमने ये प्रेशर टेम्परेचर चूज किया, तुमने ये चूज किया कि सपोज मान लो ये 1 atm है, और 1 atm चूज किया, तो ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर कितना आना चाहिए मुझे बता दो, 100 आना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग कर्व है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे पहुंच गए तुम, और ये तुम्हारा क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में बॉइलिंग कर रहे हैं इसका, ठीक है, ऐसा। और 1 एटीएम पे भी यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड पे भी एक इक्विलिब्रियम हो सकता है। सॉलिड लिक्विड अगर हो तो वहां भी 1 एटीएम पे कुछ कुछ टेम्परेचर होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसके करस्पॉन्डेंस 1 क्या होगा, ये मुझे टेम्परेचर बता दो कितना आना चाहिए, क्या 0 डिग्री आना चाहिए वाटर के लिए, ये टेम्परेचर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, फ्रीजिंग कर्व है, ये कर्व क्या है, फ्रीजिंग कर्व या मेल्टिंग कर्व, ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम है। तो ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, हमको पता है आइस के लिए क्या होगा, ये हम केवल सॉरी वाटर के लिए देख रहे हैं, 0 डिग्री आना चाहिए। ये फ्रीजिंग कर्व है, ये बॉइलिंग कर्व है, तो 1 एटीएम पे बॉइलिंग पॉइंट 100 होना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो यहां देखने से पता चल रहा है कि ये कब मिल सकता है, ये कब मिल सकता है, लो प्रेशर, मान लो कभी हम प्रेशर लो रखें, ठीक है, और टेम्परेचर भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब इस कुछ हो सकता है। तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ग्राफ दिखा दे रहा हूँ गूगल पे, ठीक है, उसको देख के एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है कि पूरी इस पे मटेरियल इंजीनियरिंग चलती है, मटेरियल साइंस सुना होगा तुम लोगों ने, तो पूरी इसी पे चलता है, ठीक है। तो हायर क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, तो ये है इसके लिए है, ये वाटर के लिए है, ठीक है, तो इस टाइप का है, यहाँ पे हम रख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये बताया तुमको कि ये कर्व कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ मटेरियल कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला कर्व मैंने बताया था ना, फ्रीजिंग वाला जो कर्व था, मेल्टिंग कर्व या फ्रीजिंग कर्व, तो मैंने बताया था ऐसा भी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना, हाँ इतना वो नहीं था, और किस पे डिपेंड करता है वो लोग हम पढ़ेंगे कभी 12th में, ठीक है। तो इसमें वाटर का ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कुछ सबका ऐसा भी हो सकता है, कुछ का ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग कर्व ऐसा ही रहेगा हमेशा, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा सब्लिमेशन कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 होगा, और ये कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसा। और ये पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन कर्व ये है, तो अगर सपोज तुम मान लो प्रेशर लो लेते हो, सपोज प्रेशर तुम ये वाला प्रेशर लेते हो, तो इस टेम्परेचर के पे क्या होगा ये चीज, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी हो सकता है। तो सॉलिड आइस से डायरेक्ट वेपर भी बन सकता है, लेकिन प्रेशर बहुत लो रखना होगा तुमको, ठीक है। इसलिए हम डेली लाइफ में क्यों नहीं देखते ये चीज, ये फिनोमिना क्यों नहीं देखते कि आइस तुरंत वेपर बन जा रहा है, क्योंकि प्रेशर लो रखना पड़ेगा ना हमको, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे इसके लिए प्रेशर लो रखना पड़ेगा, लो प्रेशर तो हम लेते नहीं है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रेशर लो रखें, ठीक है, तो इस टेम्परेचर जैसे उसके करस्पॉन्डेंट टेम्परेचर जो आएगा उस पर ये सब्लिमेशन होगा इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया। ये जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल मतलब तीनों मिल रहे हैं, तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ है। मैं जैसे बोलूं, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे तीनों एग्जिस्ट करे, आइस भी एग्जिस्ट करे, वाटर भी एग्जिस्ट करे, और वेपर भी एग्जिस्ट करे, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है, तुमने ऐसा तो नहीं देखा होगा, तुमने तो दो ही देखा होगा ना, आइस वाटर का पेयर देखा होगा, वाटर वेपर का पेयर देखा होगा, या आइस वेपर का पेयर हमने पढ़ा। क्या ऐसा कोई पॉइंट है, या टेम्परेचर प्रेशर, जब भी मैं पॉइंट बोलता हूं मतलब क्या, प्रेशर और टेम्परेचर, क्या ऐसा कोई है पॉइंट जहां पे तीनों एग्जिस्ट करे एक साथ, सोच सकते हो, होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट, दैट पॉइंट, पॉइंट का मतलब प्रेशर टेम्परेचर समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंट यहाँ का मतलब क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर, उसके करस्पॉन्डेंस टेम्परेचर, एट विच एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का हम बना सकते हैं, एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेज, ठीक है, इन ऑल थ्री फेजेस साइमल्टेनियसली, ठीक है,
एक साथ, अलग अलग तो हमको पता है कि लिक्विड वाटर हो सकता है, एक साथ साइमल्टेनियसली, तो वो पॉइंट, तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे, ये पॉइंट पे देखो तीनों एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पे तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहे हैं। तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे मान लो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दिए तुम, मतलब सॉलिड इसके बीच यहाँ ऐसा चल रहा है, इसके बीच यहाँ चल रहा है, और इनके बीच भी चल रहा है, ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ चल रहा है, हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ऐसा है कि इसके जस्ट साइड में भी सॉलिड है, जस्ट साइड में लिक्विड है, जस्ट साइड में वेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज इक्विलिब्रियम में है एक साथ, तो ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या था, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। तो हर कोई भी सब्सटेंस बनाओगे तो ऐसा ही कुछ करवाएगा, ठीक है, इसी टाइप का करवाता है कोई भी सब्सटेंस बनाओगे, बस इसमें ये फ्रीजिंग वाला थोड़ा सा कभी ऐसा हो जाएगा कभी ऐसा, ठीक है, इस टाइप से। देखो जैसे यहाँ पे देखो फ्रीजिंग कैसा है, ये वाला कर्म देख रहे हो ना, और वाटर इसमें ऐसा बनाया हुआ है, देखो हम इसको किसको सही मानो इसमें वाटर ऐसा बनाया हुआ है, तो इस टाइप से, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा गलत टाइप लग रहा है। हो यार ये सो तो जाने दो, ब्लैक हो जाना था, ठीक है, ऐसा समझो, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का देख सकते हैं, ऐसा ही कर कुछ करके आएगा, जितने भी सब्सटेंस है, हमने वाटर का देखा, तुम किसी भी सब्सटेंस का, आयरन का देखना चाहते हो, आयरन का भी ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब किसी भी सॉलिड लिक्विड, देखो कोई भी सब्सटेंस तीनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, हमको पता है कोई ना कोई टेम्परेचर तो ऐसा होगा ही ना, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसका भी अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका भी अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयरन भी कभी ना कभी वेपर में बनेगा, ऐसा नहीं है कि कभी वेपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हर सब्सटेंस का अपना क्या होता है, कर्व होता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो कर्व होगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो फेज डायग्राम अगर मैं केवल डालूं तो क्या आता है, देख रहे हो, तो CO2 का ऐसा, तो ये किसका है, ये जनरल वाटर का है। तो फेज डायग्राम देखो किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, CO2 का भी हो सकता है, CO2 का भी हो सकता है, ठीक है। गैसियस स्टेट में हमने क्या पढ़ा था, गैसियस स्टेट में क्या पढ़ा था, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, कौन है यार ये बच्चे तो बहुत, जैसे CO2 का भी बना सकते हैं, बाहर पता नहीं कौन पीट रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ तो काम हो रहा है शायद बाहर, कुछ किसी बगल में कोई दरवाजा अपना। इग्नोर करो इग्नोर करो, वो कुछ तो बाहर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर तुमको याद हो तो हम लोगों ने CO2 को पढ़ा था, केवल ये पढ़ा था, ऐसा आता था, मैं बताता था लिक्विड बनेगा ऐसा हो जाएगा, बाद में ऐसा एक डोम बनाया था, मैं याद हो तो, ऐसा डोम बनाया था ना, CO2 का केवल इतना देखा था, ये चीज गैसियस में याद है। तो हमने ये वाला नहीं देखा था, इधर नहीं देखा था हमने, केवल क्योंकि वहां तो लिक्विफाई करना था ना हमको CO2 को मेनली, तो हमने केवल इतना इतना देखा था, याद हो तो, यहाँ पे लिक्विड बन जाता था, लिक्विड बन जाता था, यहाँ पे क्या होता था, लिक्विड प्लस वेपर, याद हो तो ठीक है, और यहाँ पे वेपर था, ठीक है, इस टाइप का पढ़ा था हमने कुछ, ठीक है, इस टाइप से। तो हर उसका अपना फेज डायग्राम कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। वहां पे पीवी डायग्राम था, क्या था, पीवी डायग्राम,
पीवी डायग्राम था। पीटी में जब करोगे तो पीटी में क्या हो जाता है, इस टाइप का। पीटी डायग्राम है तो ऐसा होता है, ठीक है, वेपर और सॉलिड, समझ पा रहे ना। तो जितने सब्सटेंस है सबका अपना फेज डायग्राम होता है, और उस सब्सटेंस के बारे में अगर तुमको जानना है, मतलब क्यों जानना है, जानना क्यों है, अगर तुमको मान लो एक रेफ्रिजरेटर बनाना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जाननी पड़ेगी ना, कब सॉलिड होगा कब लिक्विड होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में गैस भरा जाता है तो उस गैस की प्रॉपर्टी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस, तो ये फेज डायग्राम हर सब्सटेंस का होता है, ठीक है। CO2 हम गैस जानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो टेम्परेचर प्रेशर, उस टेम्परेचर, हम केवल एक पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हम बोलते हैं CO2 गैस है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 ATM पे देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देख रहे हैं ना, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि क्या है, CO2 गैस है, ठीक है, इस टाइप से। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बताते हैं कि CO2 गैस है, CO2 गैस है, ऐसा बताते हैं, ठीक है। लेकिन CO2 भी तीनों फेज में हो सकता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमारे लिए यहाँ प्रेशर 1 है, इसलिए हमको लगता है कि ये इसका जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी ये गैस होता है, ठीक है। लेकिन और प्रेशर जैसे जैसे चेंज करोगे तुम, उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट फेज मिलता जाएगा, सॉलिड भी मिल सकता है, सॉलिड CO2, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, ड्राई आइस, ठीक है। अगर तुम सॉल्डिफाई करो CO2 को, सॉल्डिफाई करो CO2 को, ठीक है, उसको डायरेक्ट एयर में लाओ तो क्या होगा, वेपर में बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस है, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा तो हर सब्सटेंस का अपना फेज डायग्राम होता है, ठीक है, हर सब्सटेंस का अपना फेज डायग्राम होता है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे पूरा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग जो होता है, रेफ्रिजरेशन कोर्स होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन का कोर्स होता है, एयर कंडीशनिंग का कोर्स होता है, ये पूरा पूरा यही इसी पे चलता है, फेज डायग्राम पे ही चलता है, ठीक है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये पूरा इसी पे चलता है, ठीक है, फेज डायग्राम पे ही पूरा इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा इसी पे क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि पावर प्लांट में वाटर यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं मैक्सिमम जो इंडिया में है, ठीक है, और भी चीज़ें यूज करते हैं, गैस भी और वैसा भी लिक्विड यूज करते हैं, पर वाटर ज़्यादा स्टीम यूज करते हैं, वाटर से स्टीम बनाते हैं, तो वाटर का अपना फेज डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो फेज डायग्राम से ही रिलेटेड है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी मेटलर्जी होता है, मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेटलर्जी में जब भी हम लिक्विड मेल्ट होता है, मेल्ट से जब सॉलिड बनाते हैं, पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करता है फेज डायग्राम पे, ठीक है। क्रिस्टलाइन जब होता है कैसा होगा, ब्रिटल होगा, डक्टाइल होगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करता है फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो कितने सब्सटेंस चाहिए फेज डायग्राम पता होने के लिए, ये भगवान। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस का अपना फेज डायग्राम होता है, केवल एक सिंगल सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस नहीं चाहिए, एक ही। वाटर का पढ़ा हमने, फेज डायग्राम का मतलब ये है तुम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते जाओ उस पर, या फिर टेम्परेचर चेंज करते जाओ उस पर, उसका प्रेशर मेजर करते जाओ, समझ पा रहे हो। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर होता है, अपना प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, वेपर का प्रेशर, ठीक है, मेजर करते जाओ। अच्छा एक चीज जान लो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर का प्रेशर होता है, ठीक है। जब वाटर का वेपर प्रेशर 1 ATM हो जाता है तब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 डिग्री पे वो वेपराइज नहीं हो रहा है, वेपराइज हमेशा होता है। सॉलिड का भी अपना वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का भी अपना प्रेशर होता है, ठीक है। हर सब्सटेंस का अपना प्रेशर होता है, ठीक है। और डिफरेंट टेम्परेचर पे वो मेजर करो, डेटा कलेक्ट करो और ग्राफ ड्रा कर लो। ग्राफ ड्रा करना समझ के सिंपल पॉइंट है, अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई है, मैं बहुत सारे डेटा दे दूँ तुमको, ठीक है, और बोलूँ कि एक ग्राफ ड्रा करके दिखाओ, तुम हो सकता है कुछ बनाओ कि तुम ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ और ऐसा बनाओ, ड्रा करने पे तुमको पता चल रहा है ऐसा 2D की कर तो है ना ये PT डायग्राम, तो इसी को हम फेज डायग्राम बोल देते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर मेजर करो। प्रेशर का मतलब क्या होगा, अगर लिक्विड होगा तो वेपर प्रेशर, उसका अपना वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, इस टाइप से। सॉलिड का भी अपना प्रेशर होता है, उसी हिसाब से मेजर करो, ठीक है। वो मेजर करके ग्राफ ड्रा कर लो, बस यही फेज डायग्राम होता है उस सब्सटेंस का।
तो कितने सब्सटेंस है इसका मतलब तुम समझे ही नहीं क्या चल रहा है चीज। किसी सब्सटेंस का कोई एक सब्सटेंस है, हर सब्सटेंस का अपना फेज डायग्राम होता है, ठीक है। उस सब्सटेंस के बारे में जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो फेज डायग्राम देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का फेज अगर तुमको जानना है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका फेज डायग्राम देख लो, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, किस पॉइंट पे क्या होगा, कैसा होगा, वो सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। जैसे फेज डायग्राम ऑफ तो यहां पे ये देखो, जैसे यहां पे क्या है, ये सॉलिड में देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। सॉलिड में जैसे सल्फर का क्या है, इधर इतने टेम्परेचर से कम पे रोम्बिक सल्फर, ये स्ट्रक्चर है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इससे ये भी पता चल रहा है इस टेम्परेचर से, इस टेम्परेचर रेंज में क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा, इस पे रोम्बिक होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है सॉलिड में ही, ठीक है, यहाँ पे भी। और इसके इधर लिक्विड बन जाएगा, इसके इधर। अब इस पे तुम देख के क्या क्या बता सकते हो, 1 एटीएम देखो है, 1 एटीएम तुम बता सकते हो। ये वाला कर्व क्या है, ये बॉइलिंग कर्व है ये वाला। तो तुम बता सकते हो सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट मुझे बता दो कितना होगा, फेज डायग्राम देख के पता चल रहा है कितना, 445 डिग्री सेंटीग्रेड। देख पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये बॉइलिंग कर्व है और ये क्या है, ये फ्रीजिंग कर्व है, फ्रीजिंग कर्व है, ठीक है, ये बॉइलिंग कर्व है। तो यहां देख के पता चल जा रहा है कि 1 एटीएम पे जो नॉर्मल अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 445, ठीक है, इस टाइप से। और ट्रिपल पॉइंट क्या है सल्फर का, ये देख रहे हो, ट्रिपल पॉइंट 10⁻⁴ और 95.4। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पूछ ले, ये डायग्राम दे और पूछे इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बोलोगे, तीनों फॉर्म में है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में है, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइप से। अच्छा सॉरी लिक्विड नहीं है, ये भी सॉलिड है, ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट जो दिखाया ये ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड, सॉलिड और गैस, ठीक है, इस टाइप से। तो हर सब्सटेंस का अपना फेज डायग्राम होता है और देख के हम बता सकते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, या आप प्रेशर इतना कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। समझ पा रहे हो ना, तो ये चीज़ होता है। तो फेज डायग्राम का मतलब फिजिकल जो स्टेट है कैसे चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो ड्रॉ करना, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना, क्या बोलते हैं हम, फेज डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। मान लो एक मैं ऐसे ही कुछ दे रहा हूं कि कोई सब्सटेंस है, उसका फेज डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, 1 एटीएम है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सपोज 0.02 एटीएम है, ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मुझे तुम बता दो एट स्टेट, बता दो क्या होगा स्टेट, किस स्टेट में होगा एट 1 एटीएम 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फिजिकल स्टेट बताना है बी। 1 एटीएम 10 डिग्री सेंटीग्रेड सी, 0.02 एटीएम 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ए ऑफ कोर्स गैस होगा, ठीक है, सबको समझ में आया ए गैस क्यों होगा, क्योंकि 1 एटीएम पे 180 पे ये लिक्विड गैस दोनों में है, मतलब बॉइलिंग है, बॉइलिंग चल रहा है। और जैसे ही तुम आगे गए गैस के रीजन पहुंच गए, समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, गैस या वेपर। 1 एटीएम का करस्पॉन्डेंस देख लो 10 डिग्री
ये तो इसी कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा है, कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या है, क्या चल रहा है, ये दोनों में है, मतलब तुम्हारा ये सॉलिड एंड लिक्विड बोथ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, लाइन पे हो तो इक्विलिब्रियम है, तो मतलब फ्रीजिंग चल रहा है, मतलब फ्रीजिंग और मेल्टिंग वाला चीज है वो। 0.02 पे देख लो, ठीक है, और 8 10 पे ये था, 10 8 मतलब और इधर आ गए हैं, तो सॉलिड होगा, सॉलिड सीधा सीधा सॉलिड है, ठीक है। अगर 10 ये है तो 8 तो और इधर होगा, यहाँ रीजन यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे तो सॉलिड है, ठीक है। तो इस पॉइंट सॉलिड में आ रहा है। ये बता दो 0.01 प्रेशर और इससे नीचे आओगे, और 10, इस 10 पे क्या है, तीनों में है, जैसे नीचे आओगे इसके क्या आ जाएगा, इसी लाइन के अकॉर्डिंग नीचे आओ 10 पे ही, नहीं एक मिनट, इसको 15 कर लो, 15 कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, 15 कर लो, ठीक है, क्योंकि 10 ये वाला पॉइंट था, ये 15 है, 15 कर लो। हाँ, ट्रिपल पॉइंट के नीचे आएगा, 0.01 कर रहे हैं और 15, तो टेम्परेचर वही रहने दो, लेकिन नीचे आओ, गैस हो जाएगा, गैस, समझ पा रहे हो ना, टेम्परेचर वही रखो, ठीक है, बट प्रेशर कम, मतलब नीचे आओ, तो नीचे आओगे तो गैस में चले जाए, ठीक है। तो फेज डायग्राम देख के अगर तुमको पता है तो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे तुम इसका स्टेट बता सकते हो, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, यहां बता दो, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब मीजर करते हैं तो उस चीज को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है, ठीक है, लेकिन प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज हो जाता है, लेकिन जब भी नॉर्मल बोले तो वो मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेजर करना है, तो जो टेम्परेचर बॉइलिंग कर्व के करस्पॉन्डेंस हो वही चीज हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ्रीजिंग कर्व करस्पॉन्डेंस 180 पे क्या है, 10 डिग्री, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो फेज डायग्राम किसी भी सब्सटेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको देख के तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। अभी मैं रैंडम बोलूँ तुमको कोई सब्सटेंस के बारे में कि तुम मुझे बता दो कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सब्सटेंस है अमोनिया का स्टेट क्या होगा, तुम बोलोगे अरे ऐसे कैसे बता दें, कुछ तो डेटा पता होना चाहिए ना। तो डेटा कितना देंगे तुमको, डेटा ऐसा तो बहुत सारा देना पड़ेगा तुमको, तो तुमको कर्व दे दिया जाता है, ठीक है, पीटी कर्व दे दिया जाता है, तो इससे तुम देख के आइडिया लगा सकते हो ना कि ये स्टेट में अगर ये टेम्परेचर इस प्रेशर रेंज में ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ठीक है, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल दूँ प्रेशर तुम्हारा 2 atm है, ठीक है, और टेम्परेचर है सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है 2 atm और 50, तो यहाँ कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, तो लिक्विड में होगा, तो एक आइडिया लगा सकते हो ना कि मतलब कि कब लिक्विड में होगा, कब सॉलिड में होगा, कब गैस में होगा, ठीक है, कब इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर तो ये तुम किससे पता चलता है, फेज डायग्राम से। समझ में आया फेज डायग्राम क्या है, फेज मतलब स्टेट, किस स्टेट में है फेज, तो फेज मतलब तीनों फेज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसका डायग्राम, पीटी डायग्राम किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या बोलते हैं हम, फेज डायग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों होती है, क्योंकि हमको पता चलता है ना कि सॉलिड किस टेम्परेचर रेंज में, किस प्रेशर रेंज में सॉलिड है, किसमें लिक्विड है, किसमें गैस है, ठीक है, ताकि हम यूज कर पाए ना उस चीज को, ठीक है। अगर तो ये चीज सपोज तुम फ्रिज में यूज कर रहे हो, गैस जैसा यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेंट जैसा, तो तुम सॉलिड में नहीं यूज कर सकते ना उसको, पाइप में अगर सॉलिड हो गया तो फिर कैसे फ्लो होगा कोई चीज, समझ पा रहे हो। तो तुमको उसी अकॉर्डिंग तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा हम इस रेंज में इसको यूज कर सकते हैं। अगर तुमको इसी चीज को यूज करना है तो उसका ये पता होना चाहिए फेज डायग्राम, इस टाइप से। जस्ट एक एग्जांपल जैसे दे रहा हूं कि ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सपोज कोई एक रेफ्रिजरेंट है या कूलेंट है, कूलेंट तो सबको पता होगा, रेडिएटर में डाल देते हैं, बाइक में तो नहीं बट जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं उसमें रेडिएटर होता है, ठीक है सर, सामने होता है ऐसा जाली जाली टाइप करके होता है रेडिएटर, ठीक है, क्या करता है, कूल करता है इंजन को, इंजन है ये, इंजन क्यों हीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंबशन होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल क्यों हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या हो, सॉफ्ट हो जाएगा और तुम्हारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर
आयरन स्टील का, तो ये क्या होगा, बेंट वगैरह हो जाएगा कहीं से, ठीक है, टूट गया, बेंट हो गया, तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए इंजन। तो उसको कूल करना होता है रेडिएटर से, ज़्यादा हीट है तो रेडिएटर चाहिए होता है। बाइक में रेडिएटर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि एयर, बाइक में देखा होगा सामने सामने पेट्रोल टैंक के नीचे होता है एक इस टाइप का, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फिन्स 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 बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, आगे ही होता है खुला हुआ, हवा चलती है, मतलब आगे चलेंगे यहाँ पे, इस टाइप का होता है ना, ठीक है, पेट्रोल टैंक उसके नीचे देखा होगा सामने, तो हाँ उसमें प्लेट्स टाइप का निकली हुई होती है ना, फिन्स बोलते हैं। वो क्यों होता है, कूलिंग के लिए होता है, ठीक है, उसमें प्लेट टाइप का निकला निकला होता है चारों तरफ, कूलिंग के लिए होता है, ताकि आसानी से कूल हो जाए तुम्हारा इंजन, ठीक है, इस टाइप से। और एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी अच्छा ज़्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। तो बाइक्स में तो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो चलो एयर कूलिंग चल जाता है, लेकिन फोर व्हीलर्स में बड़ा इंजन होता है, ठीक है, उसमें एयर से नहीं चलेगा, इंजन खराब हो जाएगा तुम्हारा, जल जाएगा। तो वहाँ पे वाटर कूलिंग किया जाता है। कौन सा कूलिंग, वाटर कूलिंग। और नॉर्मल वाटर नहीं यूज करके कूलेंट यूज करते हैं, ग्रीन ग्रीन करके होता है, अगर किसी ने देखा हो खोल के इसका ढक्कन, तो ग्रीन कलर करके होता है ग्रीन ग्रीन कलर में, ठीक है। तो हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट। एडवर्टाइजमेंट भी आता है उस पर, टीवी पे। तो वो क्या होता है, कुछ नहीं है, वाटर ही है, वाटर ही है, लेकिन क्यों वाटर क्यों यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन है, देखो क्या है। वाटर ही है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है। देखो जितना टाइम ये यहाँ पे रहेगा, जितना टाइम तुम यहाँ पे रखोगे, ठीक है, टाइम, और यहाँ कॉपर की फिन, कॉपर कॉपर से अटैच होता है, तो हीट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, एयर में निकल जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम ये फ्लो ऐसा ही होता रहेगा, घूमता रहेगा, उतना ही हीट एयर में जाएगा, समझ पा रहे हो ना, एयर में निकल गया हीट, इस टाइप से। तो इस प्रिंसिपल का यूज होता है, फिर से इधर इधर से निकालते हैं, इधर फिर डाल देते हैं इसमें इंजन में, ठीक है, बाहर बाहर फ्लो होता है, तो रेडिएटर। तो मान लो ये कोई मैं एक सब्सटेंस यूज कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक यूज कर रहा हूँ, कोई लिक्विड सपोज मैं यूज कर रहा हूँ, सब्सटेंस जिसका फेज डायग्राम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ लिक्विड ए यूज कर रहा हूँ, उसका फेज डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, ये अब तुम मुझको ये देख के बता दो, कैन वी यूज इट, पहला, इन सियाचिन, यूज कर सकते हैं। सियाचिन मतलब समझ गए ना, जो ये पॉइंट है, इस नाम तो सुना होगा, टेम्परेचर बहुत लो होता है, कश्मीर यहाँ पे है, लद्दाख में है, ये जो ये रीजन है ना यहाँ पे, ये लद्दाख है, तो यहाँ का रीजन जो है ये होता है, बहुत कूल होता है, इंडिया का लोवेस्ट टेम्परेचर माना जाता है ये पॉइंट, सब मिनिमम टेम्परेचर इंडिया में पूछे तो यहाँ पे होता है, ठीक है, -40 डिग्री के राउंड। तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, आर्मी जैसे वहाँ पे जाती है पेट्रोलिंग करने, तो वहाँ पे भी व्हीकल तो उनके पास होता ही है, क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते, मुझे सोच के बताओ। क्यों यूज नहीं कर सकते। हाँ, तुम बोलोगे तो एक एक कोई ये भी सोच सकता है कि इतना ठंडा है तो ठंडा करने की जरूरत क्या है। तुम बोल सकते हो ना कि जब इतना टेम्परेचर बाहर ठंडा है, ठंडा करने की जरूरत क्या है एक जरूरत, है जरूरत, क्यों, ठंडा बाहर है, इंजन के लिए थोड़ी ठंडा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लाइट में जब जाते हैं, फ्लाइट में जितनी हाइट पे उड़ता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, बाहर जो टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से तो माइनस बहुत कम होता है, -30 -40 के राउंड होता है डिग्री सेंटीग्रेड। फिर भी यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है फ्लाइट में, पड़ती है, क्यों पड़ती है, रीजन है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि खोल दो दरवाजा चलो हवा लेते हैं आने दो, ठीक है, तो इंजन भी ऐसा क्लोज इंजन है ना, खोल थोड़ी नहीं सकते हो कि सब कुछ बाहर ही रख दें। तो सेम चीज है यहाँ, जब देखो एयर टकराती है ना, रुकती है, तो काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 120 डिग्री के राउंड हो जाता है, 120 डिग्री प्लस में, बहुत हाई टेम्परेचर सरफेस का होता है यहाँ पे, ठीक है।
बाहर -40 है, लेकिन इसे टकराने पे सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और ना अंदर तो वही चीज़ है, रेफ्रिजरेशन चाहिए ही, तो इसी वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बाहर -40 है, फिर भी एयर एसी यूज करना पड़ेगा तुमको। ये कभी कभी एसी नहीं कम हो जाता है तो गर्मी लगने लगती है, ज़्यादा हो जाता है ठंडी लगने लगती है, ठीक है, इस टाइप से। सेम चीज़ यहाँ पे बाहर से नहीं मतलब है, इंजन तो कहीं पैक है अंदर ना छोटा सा, और हीट तुरंत निकालना, ज़्यादा हीट है, ठीक है, इस टाइप का। तो अगर तुम मान लो बाहर ऐसा रखते भी हो तो हीट निकलने का रेट कम होगा, जल्दी जल्दी कंबस्शन तो बहुत फास्ट होता है, तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन निकल नहीं पा रहा हीट, मेन चीज़ निकालना है उसको, ठीक है। निकालना वैसे अपने आप तो निकलेगा नहीं, स्लो निकलेगा, ये चीज़ है। तो रेडिएटर थ्रू को तो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हो ना, तो नहीं यूज नहीं कर सकते हो। तो कैसे पता चला तुमको यूज, अगर तुमने सपोज कुछ मनमानी करके बना दिया, पता ही नहीं है, तुमने ये सब देखा ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे गए तुम्हारा इंजन ही जल गया, तो ये चीज़ थोड़ी ना, हम ये चीज़ पहले हमको देखना पड़ेगा ना इंजीनियरिंग में, जो भी हम यूज करने वाले हैं उसका पहले स्टडी करो कि क्या ऐसा है, फेज डायग्राम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे प्रेशर मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, ऊपर जाना है, तो टेम्परेचर लो हो रहा है, प्रेशर भी लो हो रहा है, तो उसे अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या इतने प्रेशर पे, मान लो प्रेशर लो कर दिया, ठीक है, प्रेशर लो कर दिया, तब भी हम चेक करेंगे क्या सॉलिड होगा लिक्विड होगा, समझ पा रहे हो ना। तो वो सारी कंडीशन में हम इसका स्टडी करते हैं पहले लिक्विड में, तब यूज करते हैं कि हाँ ये कूलेंट सही है, ओके है। और कूलेंट का अपना रेंज होता है, जितने भी मोबिल ऑयल सुना है, मोबिल ऑयल लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, जितने भी इंजन होते हैं डाला जाता है, इसमें बाइक्स में भी डाला जाता है, रेड रेड टाइप का ऑयल होता है। तो उस पर टेम्परेचर रेंज लिखा होता है, टेम्परेचर रेंज लिखा होता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा करके लिखा होगा कि मिनिमम ये यूज होगा, मैक्सिमम ये, ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए यूज कर रहे हो। अगर तुम्हारा